आज की चर्चा हम करने वाले हैं संतान योग के बारे में। संतान योग, चूंकि आप सबको ज्ञात है कि जब भी हम जब संतान योग के बारे में जब देखते हैं तो उसमें जन्म कुंडली के पंचम भाव या जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अथवा स्वग्रहों और अनेकानेक जो है लग्न से अष्टम से संबंध रखने वाले ग्रहों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। किंतु प्रायः आपने देखा होगा कि जन्म कुंडली में ग्रह की स्थिति के अवलोकन के आधार पर ज्योतिषियों के द्वारा संतान योग है ऐसा उनकी कुंडली में लिखा जाता है, लेकिन वो परिणाम में दिखता नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं, आपको मिल जाते हैं कि संतान योग हमारी कुंडली में लिखा हुआ है किंतु संतान की प्राप्ति मुझे नहीं हो पा रही है या उसमें बाधाएं आ रही हैं। अथवा दूसरी एक बात और, कई बार ऐसा भी होता है कि संतान तो उत्पन्न हुई लेकिन वह संतान वह जिस कुल में उत्पन्न हुई उस कुल के ठीक विपरीत कार्य करने वाली, अर्थात कुल को नष्ट करने के लिए या कुल की परंपराओं को समाप्त करने के लिए वह उसके विपरीत कार्य करते हैं, यानी कि अपने परंपराओं से हट करके वो कार्य करते हैं। तो प्रायः एक जो है मुंह से निकल पड़ता है ऐसे बच्चों के प्रति लोगों का मन में एक चर्चा आ जाती है, मन में एक मुंह से एक बात निकलती है। वो निकलती बात ये है कि इससे बेहतर होता कि संतान ही नहीं होता, संतान होने से क्या फायदा जिसने कि पूरे कुल परंपरा को इसने नष्ट कर दिया। तो आदि आदि जो दोनों जो तरह की जो बातें जो आती हैं उभर करके, तो मैं आज दोनों विषय पर चर्चा करूंगा। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके और इसको जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सबसे पहली बात, हमने जो संतान की बात कही तो संतान में पुत्र भी आते हैं और पुत्रियां भी आती हैं। ये आपको मन में किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि हम संतान में केवल मात्र पुत्र के बारे में कह रहे हैं या अथवा संतान में केवल मात्र जो है कन्या के बारे में कह रहा हूँ। तो आइए, ऐसा मैं एक कुंडली का मैं एनालिसिस कर रहा था, उसमें संतान योग है किंतु संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, यदि संतान यानी कि पंचम भाव से संबंधित संतान योग के बारे में, पंचम भाव पुत्र योग के बारे में, संतान योग के बारे में जब भी आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको सबसे पहला जो है पंचम भाव देखना होगा और दूसरा संतान में विशेष रूप से पुत्र कारक अथवा संतान योग कारक जो ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र हैं। तो इनकी स्थितियां देखने के बाद ही, अवलोकन करने के बाद ही तय किया जाता है कि इसको संतान योग है या नहीं है। मैं इससे एक अलग हट करके बात कहूंगा। देखिए, यदि संतान योग है और संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि संतान बच्चे उनके नहीं हो रहे हैं, बेबी उनके नहीं हो रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, उसके पीछे कारण है जन्म कुंडली का 11वां स्थान। जब भी आप एकेडमिक, जब आप ज्योतिष का किसी विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के आधार पर या उन पाठ्यक्रमों का जब आप अध्ययन सिलसिलेवार ढंग से किए रहेंगे तो उसमें संतान योग की बात तो तब जाकर के सिद्ध होती है जबकि 11वें स्थान जो कि स्त्रियों की कुंडली में गर्भ का स्थान होता है, जब तक आप उसका अध्ययन नहीं किए रहेंगे तब तक आपको संतान योग की स्थिति का सही सही आकलन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अब वो संतान कैसी होगी? वह संतान कुल परंपराओं का निर्वाह करने वाली होगी अथवा कुल परंपराओं को नष्ट करने वाली होगी। मैं दो बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। तो उसका अध्ययन भी आपको उसी, यानी कि जन्म कुंडली के 11वें भाव से आपको इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तब जाकर के जो आप जब संतान योग जब आप लिखते हैं जन्म कुंडली के फलादेश में, तो या किसी को आप बताते हैं तो वह सही तभी जाकर के हो पाएगा जबकि उसका गर्भ कि महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस पुरुष का जिस स्त्री के साथ विवाह हुआ उसकी जन्म कुंडली में उसका जन्म कुंडली का 11वां जो भाव है वह कैसा है? वह पीड़ित है, पाप ग्रहों से दृष्ट है अथवा वह पाप कर्तरी दोष से प्रभावित है अथवा काल सर्प योग बन रहा है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन बहुत गहनता से करना चाहिए। अब बच्चा जो है यानी कि वो कैसा होगा, तो इसके लिए उस यही सूत्र लागू होगा
उस 11वें भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और उस 11वें भाव का जो मालिक है यानी कि भावेश अर्थात जो है लॉर्ड ऑफ 11th हाउस, वो ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है और उस ग्रह की स्थिति क्या है, वह कितना शुभ है या कितना अशुभ है, उस पर यह डिपेंड करता है कि उसके गर्भ में जो पल रहा जो शिशु है वह जन्म के बाद क्या करेगा। कहा गया है ना, आयु कर्मम च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब तक आप गर्भ का अध्ययन ठीक से नहीं करेंगे तब तक जो है आप किसी के बारे में, विशेष करके संतान के बारे में, स्त्रियों की कुंडली में आप जो है 11वें भाव का बिना अध्ययन किए आप उसके पति अथवा दोनों की कुंडलियों में अलग अलग संतान योग का फलादेश या फलकथन नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि 5 चीजें माँ के गर्भ में ही प्राप्त हो जाती हैं। पहला कि वह संतान होगा उसको या नहीं होगा, और होगा तो कैसा होगा, आयु हो और संतान की आयु कितनी होगी, कर्म कर्म उसका क्या होगा, धन वित्त उसके जीवन में कितना रहेगा, धन और निधन, ये सारी चीजें, पांचों चीजें जो है माँ के पेट में यानी कि गर्भ में है उसको प्राप्त हो जाता है। अब ये प्राप्त होने की जो स्थिति है वह जो है जन्म कुंडली जिसका वह बेबी है, बच्चा है, यानी कि उसके पिता के तीसरे भाव का, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 11वें भाव से जो तीसरा जो भाव होगा, 11वां के बाद से 11वां 12वां 1 2 और 3, तो जन्म कुंडली के 11वें भाव से तीसरा जो भाव जो पति के कुंडली का होगा वह पंचम भाव होगा अर्थात संतान का होगा। तो तीसरे भाव का स्वामी किस क्या स्थिति है जन्म कुंडली में, किसके, उसके हस्बैंड यानी कि पति के। मैं हस्बैंड शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन आजकल लोक व्यवहार में हस्बैंड ही ज्यादा जो है प्रयुक्त है। तो उस जो है जन्म कुंडली में यानी कि पत्नी के जन्म कुंडली के 11वें भाव का एनालिसिस करना चाहिए, और पति के जन्म कुंडली के तीसरे भाव का जब आप एनालिसिस करेंगे तब आप ये सही से पता कर पाएंगे कि जन्म कुंडली के आधार पर उसके संतान योग है या नहीं है, और है तो वह संतान कैसा होगा। फिलहाल आज इतना ही। आप इस विषय को जरूर अपने कुंडली पर आप अध्ययन करके आप स्वयं इसको देखिएगा कि वास्तविक में जो हमने कहा है वह कितना इसमें सत्यता है। यदि कुछ आपको और अलग से लगे तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री।